लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। प्रिंटर से रिलेटेड जब आपके पास क्वेश्चन बनता है तो एक तो ये बनता है कि भाई प्रिंटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। और पे प्रिंटर की एप्लीकेशन, कि प्रिंटर को आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी ये जो आपके पास इंकजेट है और लेजर जेट है वो आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज आपके पास और आती है, वो आती है स्टेजेस इन प्रिंटिंग। तो कल मैंने आपके साथ दो वीडियोस शेयर की थी। तो उन दो वीडियोस में आपने देखा था, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रिंटर जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसके चार मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। जी सर, दोबारा सॉरी। जो चार मेन कंपोनेंट ऑफ प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं। सर एक तो प्रिंट हेड होता है एक आपके और एक पास एक प्रिंट हेड होगा जो इंकजेट कार्टेज प्रिंटर में होती है होगा, एक कार्ट्रिज होगी। इंक और जी। टेपर मोटर होती है और पेपर डालने की वो जो एक वो पेपर है ना फीड ट्रे होती है। ऑप्शन ऑप्शन जो पेपर फीड जी ट्रे होती इसमें है। बेल्ट का भी लिखा हुआ है सर। स्टेपर मोटर और बेल्ट होती है ना। ठीक। ठीक है, तो ये एक चीज आपके पास होती है। इसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये एक इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर की जब हम बात करें तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, ये लेजर दे रहा है, साथ साथ हम इंकजेट पहले देख लेते हैं। इंकजेट आ रहा था, ये इंकजेट आ गया। इंकजेट प्रिंटर में आपको याद रखना होगा कि इंकजेट प्रिंटर के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बुक में वो गिवन है। एक तो प्रिंट हेड होता है जो नोजल होते हैं और फिर वो स्प्रे करता है ड्रॉपलेट ऑफ इंक। ये वीडियो आपसे मैंने शेयर की थी। एक इंक कार्ट्रिज होती है, जिस इंक कार्ट्रिज एक सिंगल भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ कार्ट्रिज भी हो सकती है। ग्रुप ऑफ कार्ट्रिज उस सूरत में हो सकती है जब आपके पास रेड ग्रीन ब्लू या CMY के कलर हो। स्टेपर मोटर और बेल्ट का काम ये होता है कि वो प्रिंट हेड जो पेपर पे प्रिंट कर रहा होता है उसको मूव करता है साइड बाय साइड, यानी लेफ्ट से राइट की जानिब अगर आपको एक लाइन प्रिंट करनी है तो वो स्टेपर मोटर की वजह से होती है। और फिर एक उसकी पेपर फीट ट्रे होती है, उस पेपर फीट ट्रे के अंदर जो है वो पेपर रखा जाता है। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं और जो आपके सामने भी आ रहा है वो आपका इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर आपका फोटो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट यूज उसका होता है। यहाँ आप देख सकते हो इंकजेट प्रिंटर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्रॉपर शेयर हो रही है स्क्रीन आपके सामने। जी सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो सस्ता है लेजर के मुकाबले में, कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा छोटा होता है। कार्टेज कॉस्ट लेस टू रिप्लेस देन टोनर्स, प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रिंट आउट्स। बेटर क्वालिटी प्रिंट आउट जो होता है वो इंकजेट देता है। अच्छा, यहाँ पे इंकजेट के अंदर स्पीड जो लिखी हुई है उसको आप यहाँ पे नहीं लिखोगे क्योंकि हम यहाँ डॉट मैट्रिक से उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे, स्पीड स्लोअर होती है इसकी। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप डिसएडवांटेज देखो तो देखो ये लिखा हुआ है कलर प्रिंटिंग कैन बी एक्सट्रीमली स्लोअर, क्योंकि कलर प्रिंट टाइम लेता है निकलने में। और इसमें एक काम और ये हो सकता है कि जब आप प्रिंट निकालोगे तो इंक इस्तेमाल होने की वजह से, क्योंकि इसमें इंक इस्तेमाल होती है, इंक फैल जाएगी, तो ये चांसेस भी होते हैं। और फिर सर इसकी जो वो कॉपी पर तो नहीं फैलेगी ना, लेकिन जो हम जो प्रिंट कर रहे होंगे उस पर तो नहीं कॉमन फैलेगी ना। हो जाता है, अगर आप फौरन निकाल के हाथ लगा दो तो थोड़ा सा ये चांस हो सकता है कि अगर ठीक से इंक जो है वो नहीं सूखी हो तो ये काम हो सकता है। दैट कैन बी डिसएडवांटेज, यानी ये एक वैलिड डिसएडवांटेज है कि इंक विल स्मच व्हाइल इट इज स्टिल वेट। अगर आपने फौरन निकाल के उसके ऊपर हाथ लगाया, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पेपर पे। अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ पेपर यूज करोगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप लाइट क्वालिटी ऑफ पेपर यूज करोगे तो ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पेपर ही, जैसे आप पानी गिरा देते हो पेपर के ऊपर तो पेपर खराब हो जाता है, तो अगर आप लो क्वालिटी का पेपर यूज करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेपर में नमी आ जाए। तो जो इसके वैलिड पॉइंट हैं, एक तो ये था कि चीप टू बाय, ये एडवांटेज है। मोर कॉम्पैक्ट देन लेजर, ये एक है। कार्ट्रिज कॉस्ट लेस टू रिप्लेस देन टोनर, ये भी हो सकता है।
और सबसे अच्छा तो नीचे दिया हुआ है कि प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रिंट आउट्स। आप यहाँ इसका कंपैरिजन डॉट मैट्रिक्स से नहीं लिखोगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि फोटो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट होता है ये। एज कम्पेयर टू द डिसएडवांटेज ऑफ इंकजेट सर प्रिंटर, सिलेबस में क्या नहीं लिखेंगे? सिलेबस में क्या नहीं है? डॉट मैट्रिक्स के बारे में नहीं लिखेंगे। सर स्लोअर तो लिख सकते हैं ना कि इसकी स्पीड स्लोअर होती है तो वो तो अगर डिसएडवांटेज हो एक गया ना, अच्छा। ठीक है ना, तो वो तो स्लोअर रेट ऑफ प्रिंटिंग, स्लोअर रेट ऑफ प्रिंटिंग तो डिसएडवांटेज में आ जाएगा ना, वो तो है उसका। लेकिन ये तो लिख सकते हैं ना, नॉइजर देना लेजर प्रिंटर, सिर्फ ये तो लिख सकते हैं ना। ये हो सकता है, नॉइजी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेटर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, लेकिन जो देखो वो आप ब्रैकेट याद में जो रखो, लिखा है वो नहीं लिखना। मैंने आपके साथ एक लिंक भेजा है, उस लिंक में आप नंबर 1 लिख सकते हो, नंबर 2 लिख सकते हो और नंबर 4 लिख सकते हो। दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स, 1 2 एंड 4। सर ये जो लास्ट वाला है ये तो डिसएडवांटेज नहीं हो जाएगा? क्या? एडवांटेज में जो लिखा हुआ है लास्ट वाला यही तो फिर। आपको समझा रहा हूँ बेटा, क्या मेरी बात आप तक पहुंची नहीं थी कि डॉट मैट्रिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं और हम यहाँ कंपैरिजन कर नहीं रहे। दैट इज द रीजन वाई मैंने आपसे कहा है 1 2 और 4। मैंने पॉइंट्स आपसे कौन से कहे एडवांटेज के, 1 2 और 4। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ प्रिंटिंग है, यानी पॉइंट नंबर 2। और कॉस्ट ऑफ प्रिंट आउट पर पेज इज मोर एक्सपेंसिव देन लेजर, पॉइंट नंबर 3। और इंक इज स्मच व्हाइल इट इज वेट। और इसमें ये हो सकता है कि आप अगर इसको यूज ना करो ना काफी दिन तक, तो फिर जो है इसकी जो कार्ट्रिज होती है वो ड्राई हो जाती है, तो इट इज नॉट यूज फॉर व्हाइल द कार्ट्रिज कैन ड्राई आउट, ठीक है। तो ये आप इसके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है वो लिख सकते हो, जो आपसे डिस्कस किए मैंने। क्लियर है ये? यस सर। जी सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चले जाते हैं टुवर्ड्स द लेजर। लेजर प्रिंटर की जब हम बात करते हैं तो लेजर प्रिंटर फास्टर रेट ऑफ डाटा प्रिंटिंग प्रोड्यूस करता है। ये पाउडर बेस के ऊपर होता है, इसमें टोनर का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर इसमें टोनर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसके साथ साथ अब इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें टोनर इस्तेमाल होता है, इसकी क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इंकजेट के मुकाबले में थोड़ी हल्की होती है क्योंकि ये पाउडर्ड इंक यूज करता है, तो डेफिनेटली जो कलर इंक इस्तेमाल होती है इंकजेट में उसके मुकाबले में फर्क है। एडवांटेज ऑफ लेजर की अगर हम बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई इसमें जो कह रहा है ना हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स इतना नहीं होता, इंकजेट में ज्यादा होता है, इसको छोड़ देना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फास्ट प्रिंट आउट्स, फास्टर रेट ऑफ डाटा प्रिंटिंग है इसकी, कि आप 1 मिनट में इसकी 100 ऑफ कॉपीज भी निकाल सकते हो, इतने तेज होते हैं। प्रिंट्स वेरी क्वाइटली, इतना ज्यादा शोर नहीं करते। कॉस्ट पर पेज इज लो, इसकी कॉस्ट पर पेज जो होती है वो कम होती है। ये पॉइंट्स आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो, पॉइंट नंबर 2 3 और 4। डिसएडवांटेज होता है कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर टाइप टू बाय, आप जब इसको बाय करने के लिए जाते हो तो ये आपको डेफिनेटली महंगा पड़ता है, ठीक है। टोनर एक्सपेंसिव होता है इंकजेट से, रिपेयर करना मुश्किल है। हाँ, फेरी बल्कि लार्जर देन इंकजेट, हम वहां लिख रहे थे कि इंकजेट जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन लेजर जो होता है कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में फिर थोड़ा सा हैवी होता है। तो ये इसके आप जो है वो डिसएडवांटेजेस भी यहाँ लिख सकते हो। तो इवन यू कैन गेट द डिसएडवांटेजेस। अगर इसकी मैं सेकंड वाली खोलूँ तो शायद मुझे मिल भी जाए इसकी, इसका सेकंड एडिशन जो आया था, सेकंड एडिशन में हो सकता है इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के दिए हुए भी, मैं चेक कर लेता हूँ। आवाज इसलिए नहीं आ रही कि मैं खामोश हुआ हूँ, आवाज गई। सर आ रही है आपके, हमारे पास तो आ रही है आपके और मेरे। तैयब कह रहा ना आवाज नहीं आ रही, मैं खामोश इसलिए हूँ कि मैं दूसरी बुक खोल रहा हूँ, यहाँ पर शायद इसने इस तरह से दिया हो या नहीं दिया हुआ, बट आई हैव शेयर्ड अ लिंक विद यू, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। तो ये आपके पास इंकजेट और लेजर होता है,
साथ साथ जो चीज़ें आपको याद रखनी है और जो आती हैं, देखो वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, इंकजेट प्रिंटर किन 4 चीज़ों से मिलके बनता है। लेज़र हमने देखा, हाँ ये मैंने दोनों वीडियोस आपको दिखाई थी, पेपर के अंदर यही चीज़ आती है। इंकजेट हो या लेज़र हो, 4 स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं कि डाटा जो होता है डॉक्यूमेंट का वो पहले प्रिंटर ड्राइवर को भेजा जाता है, प्रिंटर ड्राइवर इस बात को चेक करता है कि डाटा करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं है। फिर एक चेक ये मिट किया जाता है कि भाई करंटली जो चूजन प्रिंटर है वो अवेलेबल है या नहीं है, और फिर जो है वो बफर को देखा जाता है कि बफर खाली है नहीं है, ताकि डाटा उसको भेजा जाए। आपने जो वीडियो देखी कल दो तैयब और जो है वो अब्दुल नाफे ने ये चीज़ देखी होगी कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी तो आपने देखा था पॉइंट नंबर 5 के ऊपर कि जो प्रिंटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें जो ड्रम होता है उसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, ड्रम फिर मूव करता है और लेज़र बीम जो होती है फिर वो इसके ऊपर जो है ना वो जो भी इमेज बनानी होती है वो बनाती है। फिर उसके अलावा आपके पास जो पेपर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जब वो नेगेटिवली चार्ज पेपर उस पॉजिटिवली चार्ज ड्रम के साथ मीट करता है तो जो भी इमेज क्रिएट होनी होती है लेजर के थ्रू वो उसके ऊपर स्टिक कर जाती है। तो लिखा हुआ है ना, ड्रम इज कोटेड विद पॉजिटिवली चार्ज टोनर। फिर जो टोनर होता है ड्रम का वो स्टिक करता है पेपर के ऊपर और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेज टू द पेपर कर देता है। फिर इसमें ये होता है कि जो पाउडर इंक होती है फिर वो एक फ्यूजर से गुजरता है, फ्यूजर फिर मेल्ट करता है इंक को, तो वो जो इंक मेल्ट होने के बाद फिर जो है वो परमानेंटली ऑन पेपर पे चले जाती है और जो रह जाता है पाउडर फिर उसको जो है वो या जो है ना आपके प्रिंटर के अंदर जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। तो 10th पेपर में ये 10th पार्ट में ये कह रहा था कि पेपर जो होता है वो फाइनली गोज थ्रू अ फ्यूजर, फिर वो फ्यूजर से पेपर होके गुजरता है और उसके बाद जो है ना हीट जो है वो मेल्ट कर देती है इंक को ताकि वो पेपर पर परमानेंटली चले जाए। और एट द वेरी एंड डिस्चार्ज लैम्प रिमूव्स ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द ड्रम मेकिंग इट रेडी टू प्रिंट द नेक्स्ट पेज। फिर जो नेक्स्ट पेज आता है फिर उसके ऊपर भी काम हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंकजेट एंड लेजर, इसी के ऊपर मैं बात कर रहा था। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो वन ऑफ फोटो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, गुड क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कलर प्रिंटिंग जो होती है उसकी ज़रूरत होती है और स्मॉल इंक कार्टेजेस होती है, तो ये सारा काम उसका होता है इंकजेट का। लेज़र की हम बात करते हैं तो वो हाई क्वालिटी प्रिंट आउट देता है, फास्ट देता है, मल्टीपल कॉपीज देता है, जहाँ पे लार्ज प्रिंटिंग की जरूरत होगी वहाँ लेज़र की ज़रूरत आ जाएगी। दो एडवांटेजेस हैं, टोनर लार्ज कार्टेज इसकी जो लार्ज होती है इसलिए ज़्यादा प्रिंट निकाल सकता है, पेपर ट्रे भी ज़्यादा होती है तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस आप डाल सकते हो। द अदर टाइप ऑफ, कोई क्वेश्चन है? अब्दुल नाफिया, आई गेस यू आर आस्किंग समथिंग। सर मैं उधर तैयब सर, वो ऊपर जो प्रोसेस जो था वो एक और बार दिखा देता कि स्क्रीनशॉट ले लूँ। बुक में मौजूद है ऑलरेडी ये तैयब, आप बुक खोलोगे मिल जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं है हाँ ये। बुक में। बिल्कुल बुक में, दोनों बुक्स में मिल जाएगा आपको। ये जो पुरानी बुक है, पुरानी बुक में ये इस तरह से है, टेबल नंबर बस सही है 5, सर। टेबल नंबर इंकजेट आ रहा है ना, ये आ गया आपके पास, डिस्क्रिप्शन है 106। आपकी अपनी बुक में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये इंकजेट है और ये लेजर आ गया। ठीक है, तो आपको इसको ठीक से पढ़ना होगा, तो ये आ जाता है, उसको जंबल अप करना होता है। तकरीबन वही चीज़ जो इस बुक में पिछली वाली में दी गई है इसमें भी यही दी गई है। 3D प्रिंटर की जब हम बात करें तो 3D प्रिंटर में डेफिनेटली सबसे पहले आपका जो काम आता है वो आता है कैड का, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सबसे पहले आपको जो मॉडल क्रिएट करना होता है आप उसको कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन करते हो पहले। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि मोटरसाइकिल जो आपने बनाई है वो 3D प्रिंटर के थ्रू बनाई गई है और उसमें बाइंडर इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं उसको आप देख सकते हो। तो कह रहा है कि आपके पास 3D प्रिंटर जो है वो माइक्रोवेव ओवन के साइज से लेकर छोटी सी कार के बराबर तक का इसका साइज आता है। आपको जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि 3D प्रिंटिंग जो है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करती है। एडिटिव का मतलब होता है लेयर बाय लेयर। तो लेयर बाय लेयर के अंदर आपके पास क्या होता है, लेयर बाय लेयर में आपके पास इस तरह से होता है कि कोई भी चीज हो सकती है, मोल्टन प्लास्टिक हो सकता है, मोल्टन रेजिंग हो सकता है, अब इवन 3D प्रिंटर से घर भी बन रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वो 3D प्रिंटर जो ये है वो लेयर बाय लेयर जो है वो चीज़ों को बना रहा होता है। गिव मी अ मिनट, तो मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करता हूँ। तो आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसमें आपसे एक सवाल जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, एक तो ये आता है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटर, तो हम ये बता सकते हैं कि कार के वो पार्ट्स जो अब अवेलेबल नहीं है वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
prosthetic limbs made to exactly fit the recipient. खुदा ना खास्ता कोई वो है, क्या कहते हैं उसको, हैंडीकैप है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल लिम्स जॉइंट्स जो आप बनाते हैं वो आप 3D प्रिंटर के थ्रू बना सकते हो। इसके थ्रू आप फैशन 3D आर्ट डिजाइनिंग के ऊपर भी काम कर सकते हो। Here is the video that I'm going to share now. This is the video, आपके सामने आ रही है ये। In Austin, Texas, using. Is it on your screens now? Yes, sir. आ रही है। यहाँ आप देखो, ये एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है 3D प्रिंटिंग का। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। ये पूरा पूरा घर बना रहे हैं, छोटे छोटे चीजें तो बनती हैं, ये पूरा पूरा घर डिजाइन हो रहा है 3D प्रिंटिंग से। तो यहाँ पर मोल्टेन सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ये सीमेंट है, ये लेयर बाय लेयर जो है आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्ड कर रही है। तो इस चीज को आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हो, जिसमें लेयर बाय लेयर आपके पास बिल्डिंग होती है। ये आपका 3D प्रिंटर एग्जैक्टली जो है वो प्रिंट कर रहा है, यानी डिजाइन कर रहा है घर को। तो आप काफी सारी चीजें, यानी कुछ भी बनाना चाहो आप 3D प्रिंटर के थ्रू जो है उसको बना सकते हो। तो ये 3D प्रिंटर से जो है वो घर बन रहा है, और ये घर बन चुका है। वापिस आते हैं, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आइटम्स टू अलाउ प्रिसीजन रिकंस्ट्रक्टिव इंजरी, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट के अंदर जो है ना चेहरा खराब हो जाता है, तो ये चीज भी हो सकती है। एयर स्पेस के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेकिंग विंग्स और ऐसे 3D टेक्नोलॉजी के पार्ट्स जो लाइट वेट होंगे। फैशन और 3D डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, और मेकिंग पार्ट ऑफ आइटम दैट आर नो लॉन्गर इन प्रोडक्शन। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये डेफिनेटली पूछी जाती है पेपर में, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ 3D के बारे में पता होना चाहिए। सर मेकिंग पार्ट्स ऑफ आइटम नो लॉन्गर प्रोडक्शन मीन मतलब कि जो मतलब ज्यादा टाइम नहीं चलने हो। पुरानी गाड़ियां हो गई हैं, अब कार पार्ट्स वो वाले अवेलेबल नहीं है, आप 3D प्रिंटिंग के थ्रू उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो टॉय कार्स हो गए, जो भी बच्चों के खिलौने होते हैं, वो सब भी आप 3D प्रिंटर से डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको समझाने वाली चीज जो है वो ये है कि जो प्रिंटिंग होती है, 3D की प्रिंटिंग होती है, उसके अंदर दो चीजें हैं। एक है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको अभी दिखाया कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेयर बाय लेयर बनता है। एक और चीज होती है सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव ऐसे होती है जैसे आपने शायद कभी वीडियोस में देखा हो, लोग मुजस्मे बनाते हैं। एक एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया और उसको तराशना शुरू हो जाते हैं, और तराशते तराशते वो एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा ही है, isn't it? जी सर। ठीक है ना। तो इसमें ये काम भी हो जाता है सब्ट्रैक्टिव। तो उसके अंदर यही होता है कि आपको चाहे कोई लोहा दे दिया जाए, कोई पत्थर दे दिया जाए, कोई भी चीज दे दी जाए, आप उसको तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो, काट पीट करते रहो उसके साथ, और वो आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना के दे दे। अब जैसा आई गेस यहाँ से अगर हम देखें, आपके सामने एक स्क्रीन आना शुरू हुई। आ रही है स्क्रीन, आ रही है। Yes, sir. तो ये भी 3D प्रिंटिंग ही है। अब इसके अंदर एडिटिव नहीं हो रही है, इसमें सब्ट्रैक्टिव काम हो रहा है। तो इसमें सब्ट्रैक्टिव काम का मतलब ये है कि आपने उसको एक पूरा क्यूब उठा के दे दिया, और उसके अंदर आपने डिजाइन स्टोर करवा दिया। अब ये उसी डिजाइन के हिसाब से उसको काटते 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 एक शेप में ले आएगा। आ रहा है नजर? जी सर आ रहा है। ठीक है। तो देखो, ये मुजस्मा बना सकते हो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो 3D से आप ये काम कर सकते हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड द सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपकी सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये सारी कहानियां आ गई। वो CNC मशीन थी जो आपके पास इस चीज को रिमूव कर रही थी। CNC मशीन आपके पास क्या होती है, एनी आइडिया? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है आ रही है।
CNC क्या होती है? इसको आप कहते हो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। CNC is what? Computer numerical control is a method for automatic control of machine tool through the use of software or a microcomputer। तो ये आपके पास CNC मशीन होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज कैलकुलेशन देकर आप कोई भी चीज जो है उसको डिजाइन कर सकते हो। PDF शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर, हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग होती है, उसके अंदर आप इंकजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। प्रिंट हेड होता है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है नॉर्मल प्रिंटर की तरह, अप एंड डाउन, और ऑब्जेक्ट बनाता रहता है। बाइंडर 3D प्रिंटिंग आ जाए तो बाइंडिंग 3D प्रिंटर के अंदर आपने याद रखना है कि इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। एक कहलाता है इसका फर्स्ट पास, एक कहलाता है इसका सेकंड पास। फर्स्ट के अंदर वो जो है पहले एक पाउडर स्प्रे करता है, सेकंड के अंदर जो है वो एक ग्लू इस्तेमाल करता है। यहाँ आप देख सको लिखा हुआ है कि दिस मेथड यूजेस द 2 passes फॉर ईच ऑफ द लेयर। फर्स्ट पास में स्प्रे करता है ड्राई पाउडर को, और सेकंड के अंदर वो एक बाइंडर, जिसको आप टाइप ऑफ ग्लू कहते हो, वो स्प्रे करते हैं ताकि आपकी लेयर जो है वो सॉलिड हो जाए। तो फिर न्यूअर टेक्नोलॉजीज जो है वो लेजर और अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पॉलीमर को हार्ड कर सके, पॉलीमर जो भी मटेरियल होता है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो मजीद स्ट्रेंथन हो सके। टू डी 3D कटर इतना आया तो है नहीं है, बस सिंपल इज दैट कि 2D और 3D कटर का काम यही होता है आपके पास कि जो ऑब्जेक्ट में से कोई ना कोई जो है ना, यानी कोई भी आप उसको कह सकते हो कि कोई भी मटेरियल दे दो और उसको जो है वो काट के कोई ना कोई शेप बना दे। तो वो ग्लास के साथ भी कर सकता है, क्रिस्टल के साथ भी कर सकता है, पॉलीमर है, मेटल है, वुड है, तो ये सारा काम वो कर सकता है। 3D कटर का काम ये होता है कि वो किसी भी सरफेस और मटेरियल को काट के बहुत अच्छा सा डिजाइन जो है वो बना सकता है। एक्चुएटर, डेफिनेटली आपके पास एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट बेसिकली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ रोबोटिक आर्म। एक्चुएटर आपके पास किसी भी रोबोटिक आर्म या वॉल, कोई भी चीज जो एक्शन परफॉर्म करे वो एक्चुएटर होती है। इसमें आपको जो समझने वाली बात है, जो नेक्स्ट आ रहा है वो है ये लाउड स्पीकर या हेडफोन। तो लाउड स्पीकर हेडफोन क्या करता है, जैसे आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो डेफिनेटली मेरी आवाज माइक्रोफोन के थ्रू सिस्टम में जा रही है, वो आपके सिस्टम में आ रही है, आपके सिस्टम में फिर वो DAC से कन्वर्ट होकर आपके कानों तक पहुंच रही है। तो DAC इज द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और फिर मेरी आवाज आपको एम्पलीफाई करके दे रही है, आप इसको मेरी आवाज को कम ज्यादा करके भी सुन सकते हो। तो द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज डिफरेंस, जो मेरी आवाज है वो माइक्रोफोन के डायाफ्राम पे हिट कर रही है। कल मैंने इसकी वीडियो भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से एक डायाफ्राम लगा हुआ होता है माइक्रोफोन के ऊपर, जो साउंड वाइब्रेशन होती है वो उस डायाफ्राम को मूव करवाती है, जिससे वाइब्रेशन होती है, और फिर आपके पास वो वाइब्रेशन कॉज करती है जो पीछे मेटालिक रॉड होती है उसकी मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फिर वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन की मोशन जो है ना वो वायर के थ्रू चली जाती है सिस्टम में। यहाँ पे ये कह रहा है कि कंप्यूटर में 01 की फॉर्म में मौजूद है, फिर वो DAC में जाता है। DAC में आप देख सकते हो कि छोटी सी आपकी जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, एम्पलीफायर उसको कितनी बढ़ा के पेश करता है। एक छोटी सी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि भाई सैम्पलिंग रेट क्या है। सैम्पलिंग रेट आप कहते हो नंबर ऑफ सैंपल टेकन पर सेकंड, ठीक है। तो सैम्पलिंग रेट में कह रहा है कि द रेट एट विच DAC कैन ट्रांसलेट डिजिटल आउटपुट इनटू एनालॉग वोल्टेज, यानी डिजिटल आउटपुट से एनालॉग वोल्टेज में जितनी देर में वो कन्वर्ट होगा उस चीज को आप सैम्पलिंग रेट कहते हो। आपको ये याद होना चाहिए। एक इसके आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे कि स्टैंडर्ड सैम्पलिंग रेट जो होता है वो 44100 सैंपल पर सेकंड होता है। ये आपको एक पॉइंट थोड़ा सा याद रखना होगा कि स्टैंडर्ड सैम्पलिंग रेट जो होता है वो 4410 सैम्पलिंग रेट 100 पर सेकंड होता है। एक न्यूमेरिकल छोटा सा यहाँ दिया गया है, आसान सा न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि CD जो है एक प्रोड्यूस हो रही है और उसमें म्यूजिक ट्रैक्स हैं, एक CD में म्यूजिक ट्रैक है और उसके अंदर जो म्यूजिक का पीस है वो 44100 टाइम्स पर सेकंड जो है वो सैंपल हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक सैंपल यानी 44100 सैंपल पर सेकंड, 44100 सैंपल एक सेकंड में आ रहे हैं, जिसमें से एक सैंपल जो है वो 16 बिट का है। तो आपको 16 को डेफिनेटली 44100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपने म्यूजिक के अंदर एक चीज सुनी होगी, स्टीरियो और मोनो। मोनो सिंगल को कहते हैं, स्टीरियो डबल को कहते हैं। इसका मतलब अगर 2 स्पीकर्स हैं तो दोनों तरफ डाटा जा रहा है, तो दोनों तरफ जब डाटा जाएगा तो इसका मतलब उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
इसलिए कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि द अबव इंफॉर्मेशन मींस 44100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 तो बिट है, यानी एक सैंपल 16 बिट का है, टोटल सैंपल 44100 जा रहे हैं। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 2 इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन टू द अकाउंट फॉर बीइंग स्टीरियो। तो स्टीरियो साउंड वो होता है जो डुअल जाता है। तो since 1 byte equal to 8 bit, this equates to 144,100। इसमें आपको शॉर्ट कैसे करना है, 44100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा हुआ है, 16 बिट कह लो या 2 बाइट कह लो। इसलिए उसने क्या किया यहाँ पे, उसने यहाँ पर ये जो 16 बिट था इसको बेसिकली उसने कंसीडर कर लिया कि 16 बिट इक्वल टू 2 बाइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके तरीके में इसने ये किया कि इसने जो आंसर निकाला, दोनों मर्जी है आपकी, कि या तो 44100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करके जो आंसर आ रहा है वो निकाल के इसको 8 कर दो, या फिर मैं कहता हूँ डायरेक्ट इसको आप क्या करो, 16 की जगह आप इसको 16 डिवाइडेड बाय 2 करके 8 डाल दो। तो आप 44100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो इस तरह का सवाल आपको दिया जा सकता है। सैंपल रेट आपको पता होना चाहिए, 44100 सैंपल पर सेकेंड है। आपको ये दिया जाएगा कि एक सैंपल कितने बिट का है, अगर वो बिट में हो तो आप बाइट में दोगे, अगर बाइट में ऑलरेडी गिवन है तो फिर आप इसके साथ कुछ भी नहीं करोगे, और आपको 2 से जरूर मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये पता चल जाए कि जो म्यूजिक है वो स्टीरियो है। हाँ, अगर वो मेंशन कर दे कि जो आप जो वो है कैलकुलेशन में जो साउंड है वो स्टीरियो नहीं है और मोनो है, तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हैं? जी सर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास स्क्रीन आ जाती है ना। आउटपुट की हम बात करें तो आउटपुट में कॉमनली हमारे पास पहले सीआरटी मॉनिटर इस्तेमाल होता था, कैथोड रे ट्यूब मोटा वाला बड़ा सा। यहाँ पे आपसे कह रहा है एलसीडी और एलईडी है। यहाँ पे अमूमन जो चीज आपके पास आती है वो आती है कंपैरिजन बताओ एलसीडी और एलईडी का। तो डेफिनेटली एलसीडी एक पुरानी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, उसमें क्रिस्टल लिक्विड के मौजूद होते हैं। उसके अगेंस्ट आपके पास जो दूसरी चीज है वो एलईडी है। एलईडी डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसका जो रिजल्ट है वो बेटर है, ब्राइटनेस उसकी अच्छी है, तो वो आपके पास डेफिनेटली न्यू टेक्नोलॉजी होने की वजह से पावर कंजम्पशन भी कम लेगी। अब आपके पास जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि भाई एडवांटेज बताओ सीसीएफएल टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी एलसीडी जो होती है ना। अब कहता है कि एलईडी रीच देयर मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली। एलईडी स्टार्ट करो फौरन हो जाएगी। एलसीडी में होता है ना कि थोड़ा टाइम लेती है, आपने खोला, पुराने जमाने के टीवी आप देखते होगे, खोलते थे तो आवाज आ रही होती थी, स्क्रीन आने में 2-4 सेकंड लग जाते थे। एलईडी वाइटर होती है, शार्पनेस अच्छी होती है, और इसके अंदर जो है ना चलती लंबा है, पावर कम इस्तेमाल करती है। तो ये सारे इसके जो है आपके एडवांटेजेस होते हैं। लेजर, इसमें लेजर भी नहीं होती ना? लेजर तो नहीं इसमें कोई ऐसी चीज है। फिर उसके अलावा लेजर क्या कह रहे हो? नहीं, जैसे वो कहते थे ना पुराने टीवी में लेजर आंखों पे पड़ती है, वो सीआरटी होती थी, वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता था, वो अलग चीज है। बाकी है कि ओएलईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ओलेड ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसका फायदा ये होता है कि ये बेंड हो जाती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। जो न्यू टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक एलईडी है, इसका ये फायदा है कि ये बेंड हो रही है, बेंड होने के साथ साथ इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आप इसकी कर्व स्क्रीन्स बना लेते हो, आप इसके शूज बना लेते हो, आप इसकी जैकेट्स बना लेते हो। तो अब आपका कंपैरिजन आ जाता है ओएलईडी के मुकाबले के अंदर एलईडी का। तो यहाँ गिवन है कि भाई ओएलईडी प्लास्टिक होती है, ऑर्गेनिक लेयर ऑफ ओएलईडी जो होती है थिनर है, लाइटर है, फ्लेक्सिबल। तो लाइटर हो गई। फिर इसके अलावा ब्राइटर होती है एलईडी के मुकाबले में। इसको बैकलाइटिंग की जरूरत नहीं होती, बैकलाइट इसको पीछे से लाइट सोर्स की जरूरत नहीं होती, ये अपनी ओन लाइट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये पावर। ये एलईडी वगैरह में जरूरत पड़ती है क्या? एलईडी में भी नहीं पड़ती, एलसीडी में पड़ती है। एलईडी तो अपनी होती है ना, आप जो एलईडी डिस्प्ले देखोगे उनको पीछे से किसी लाइट की जरूरत नहीं होती है, वो खुद एक लाइट अपनी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सर एलसीडी में भी नहीं पड़ती थी जरूरत? एलसीडी की अपनी बैकलाइट होती है। अच्छा, उसके अंदर एलसीडी के पीछे बैकलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हो ओएलईडी रिक्वायर्स नो बैकलाइटिंग, तो उसकी पावर जो है वो कम इस्तेमाल होती है। जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस होती है, मोबाइल फोन वगैरह, उसमें ओएलईडी की जरूरत होती है।
तो ओएलईडी जो होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, तो वो लार्ज थिन शीट्स के ऊपर बनी हुई होती हैं, तो उनको लार्ज एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। उनका जो फील्ड व्यू होता है वो ज़्यादा होता है, 170 डिग्री तक आप उसको देख सकते हो। यानी नॉर्मल होता है ना कि एक टीवी के आगे अगर आप खड़े वो सीधे खड़े वो तभी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा किनारे पे होगा, थोड़ा सा आपने एंगल चेंज कर दिया आपको नज़र नहीं आता। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसका एंगल व्यू जो है 170 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, ठीक है यहीं तक रखते हैं इसको फिर। ठीक है सर ठीक। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास